नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। तो साथियों, ये सौदा घर का 23वां सवाल जवाब सेगमेंट है। तो आज हम आपके सवालों को लेने वाले हैं। आप लोगों ने काफ़ी सवाल किए थे पुनौले लोकेशन को लेके, वो भी हम लोगों ने बना दिया है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल के मेन पेज पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। और आप में से ही किसी का सवाल आया था केशव नगर खराड़ी के ब्रिज को लेके, उसका भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इसलिए हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे आने वाले समय पे ना सिर्फ हम उसे सवाल जवाब के सेगमेंट में ले सकें, यानी कि इस एपिसोड में ले सकें, बल्कि अगर उस पर ज़रूरत पड़े तो पूरा एक डिटेल वीडियो भी बना सकें। तो आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, जिससे आने वाले समय में जल्द से जल्द हम उसे कवर कर सकें। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं वैशाली वासनिक जी के सवाल से। इन्होंने कहा है, थैंक्स फॉर अपलोडिंग सच ए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच, आपको भी। वी रियली लाइकिंग योर चैनल, कुड यू प्लीज कंफर्म द करेंट लोकेशन ऑफ कचरा डिपो एज वी बुक ए फ्लैट इन पार्क कनेक्ट हिंजौड़ी। सो जस्ट ईगर टू नो वेदर वी आर इन सेफ जोन और नॉट। देखें, सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रही हैं तो ये एक जो आपने पॉइंट रखा है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर कोई सोचता है। पर कचरा डिपो का पॉइंट फिक्स्ड नहीं रहता है, क्योंकि क्या करती गवर्नमेंट, ये बनाती कहाँ पे है गवर्नमेंट। आप देखें बहुत हर लोकेशन में बहुत से ऐसे प्लॉट सेक्शन हैं जिसे वो कॉरपोरेशन लिमिट के अंदर में, या फिर अगर वो पीएमआरडीए में है तो पीएमआरडीए का घोषित करके रखते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत की ज़मीन है, या फिर किसी के लिए वो आरक्षित ज़मीन है, यानी कि रिजर्व है किसी काम के लिए, वो रखते हैं। पर इसमें लगातार चेंजेज होते रहते हैं। आप डेफिनेट नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये चीज़ यहीं पे आने वाली है। अब जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करिए, खराड़ी की ही बात कर लीजिए। यहाँ पे एक तरीके से गार्डन प्लान था काफ़ी पहले से, और वहाँ पे फिर बाद में चेंजेज आए, जहाँ पे आज की डेट में आपका जेन स्टेट वगैरह बन रहा है। वो आज तो अर्जुन हो गया, पर वो रिजर्व था गार्डन एरिया के लिए, उसको डिसलोकेट कर दिया गया है किसी दूसरे लोकेशन में। वहाँ पे ही उसका थोड़ा बहुत स्ट्रेच अभी भी आएगा, पर वो दूसरे साइड में आ रहा है, यानी कि एलिसिया के पीछे। तो कोई अगर आपको कहता है यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। जब तक उस कचरा डिपो का सैंक्शनिंग नहीं आ जाता है तब तक हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, भले हम कितना ही डेटा क्यों ना निकाल लें। और ये बाद में इस बात पे भी निर्भर करता है कि कहाँ से कितना गार्बेज कलेक्ट हो रहा है और उसका सेंटर कहाँ पे बनाया जाना है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ कचरा कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा कचरा हस्तांतरण केंद्र, यानी कि वहाँ पे वो उसको सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद उस कचरे को पूरा क्रश किया जाता है। अलग अलग तरह की मशीनें जो है लाके प्लास्टिक को अलग करके, कपड़ों को अलग करके, उनको क्रश करके बिल्कुल भूसे की तरीके का बना दिया जाता है, और बाद में उसको रिसाइकिल भी किया जाता है। एक बार हम लोग जाके ये जो पूरा सेग्रीगेशन प्लांट है यहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे आखिर क्या क्या चलता है, जिससे आप समझ सकें कि इसमें डिफरेंस कितना है, इसके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जहाँ पे सिर्फ कचरों का ढेर लगा दिया जाए और उसमें कुछ ना किया जाए, समय समय पे आग लगाई जाए। देखिए, जो लोकेशन कॉरपोरेशन लिमिट में नहीं है वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी आप बीच में सुने थे हिंजौड़ी में भी फेज 3 के आसपास मानगांव में, वहाँ पे जो है जंगल के आसपास आग लगाया गया, वहाँ से काफ़ी दयनीय स्थिति हुई। तो वो इलीगल है, यानी कि अथॉरिटीज़ ने उठाया, लॉकडाउन का समय था, बीच में ग्राम पंचायत के इलेक्शंस चल रहे थे, उनके पास वर्कलोड काम को करने के लिए जो वर्कफोर्स था नहीं ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, उसका जो एक आसान तरीका वही अप्लाई कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको जो कॉरपोरेशन लिमिट में नहीं है वहाँ जगह जगह देखने को मिलती है, और कभी कभी ये कॉरपोरेशन लिमिट में भी देखने को मिलती हैं। तो अब जो गवर्नमेंट एक चीज़ अच्छी कर रही है कि इसको सेग्रीगेट करके उसको पहले ही प्रोसेस कर लिया जा रहा है। तो इस चीज़ को पहले आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे कि आखिर ये सेग्रीगेशन, डंपिंग और ये जो जलाया जा रहा है इसमें डिफ्रेंसिएशन है। कचरा डिपो का मतलब सिर्फ यही नहीं हो गया कि आपके घर से कचरा उठाया गया और वहां डंप कर दिया गया। तो ये सारा प्रोसेस जब आपके सामने आ जाएगा तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान भी होगा, और आप समझ पाएंगे कि जो कचरा डिपो आने वाला है वो किस कैटेगरी में और क्या आने वाला है। तो उसका भी एक डिटेल वीडियो हम लोग जल्द लाएंगे, पर आप बेफिक्र रहिए। अभी जो पार्क कनेक्ट के आसपास जो बात चल रही है, अभी तक उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो वहीं पे आएगा या कहीं और पे। पर हाँ, उससे लग के 100 से 150 मीटर पे कचरा डिपो आने की संभावना लगातार बनी हुई थी, पर उसमें अभी तक कितना आगे काम हुआ है, कब बनेगा, इसकी कोई
चीज़ें हमारे पास नहीं आई हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद क्षीरसागर जी ने पूछा है, इज देयर एनी लॉक इन पीरियड फॉर सेलिंग फ्लैट once PMAY subsidy received? There was a news in 2018 that government is thinking the same. बिल्कुल ऐसा है, लॉक इन पीरियड है, 5 साल का लॉक इन पीरियड बनाया गया है। यानी कि अगर आप PMAY का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप 5 साल तक उस घर को नहीं बेच सकते हैं, और ये इसलिए बनाया गया जिससे आप उसको मिसयूज ना कर सकें। क्योंकि देखिए, PMAY किसको दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट किसे दिया जा रहा है? ऐसे लोग जो पहली बार घर को खरीद रहे हैं। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो सरकार ये मान के चलती है कि आप अपने खुद के यूज के लिए खरीद रहे हैं, ना कि आप उसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप वो खुद के यूज के लिए कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपका जो लोन अकाउंट है उसमें आपके क्राइटेरिया के हिसाब से 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए क्रेडिट कर देती है। यानी कि आपका डबल का फायदा होता है। अगर वो 2.5 लाख आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यानी कि लोन अमाउंट कम हुआ, 2.5 लाख कम होते ही आपका 2 से 2.25 लाख का इंटरेस्ट भी कम हो गया। तो अगर आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट टूल यूज करना चाहते हैं, खरीद के 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में बेचना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी क्यों दे, सब्सिडाइज क्यों करे? तो इस वजह से उसको 5 साल का एक लॉक इन पीरियड बनाया गया है। और इसीलिए जब आप PMAY के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। वो पूरा चेक भी करते हैं कहीं आपके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी तो नहीं थी, या आप कहीं इसको मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पहला घर आप ले रहे हैं तो 5 साल आपको लॉक इन पीरियड रखना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विवेक कुमार जी हैं, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल निगोशिएटिंग एंड व्हाट एक्सटेंट? देखिए विवेक जी, पहली चीज, जब आप निगोशिएट करने जा रहे हैं, अभी होता क्या है, आमतौर पे हम लोग किसी भी साइट पे पहुंचते हैं और तुरंत हम डिस्कस करना चालू कर देते हैं कि आपने तो बता दिया 70 लाख का 2 BHK है, कितने में देंगे ये बताइए। ये बिल्कुल गलत तरीके का निगोशिएशन है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है, नहीं आई है, वो आपके लिए सही है या नहीं है, उसके आसपास क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से समझे बगैर आप डायरेक्ट प्राइस पॉइंट पे आ गए। पहली चीज़, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक लमसम प्राइस आपको पता है, कोटेड प्राइस पता है कि ये इससे इस रेंज में आती है वो प्रॉपर्टी। अगर आपको ये चीज़ पता है तो फिर आप तब तक किसी नेगोशिएशन की, 1 रुपए भी नेगोशिएशन की बात मत करिए जब तक आप ये ना श्योर हो जाइए 80-90% कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे लिए है, मैं यहाँ ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, या फिर यह अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए निवेश के लिए अच्छा हो सकता है। जब तक आप हर पैरामीटर जो मैंने पहले भी बताया कि क्या वो वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं, क्या वहाँ पे वो ROI आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास में जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं क्या अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो कब तक हो पाएंगी, उसके ठोस पैरामीटर क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। उस बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, कैसे है, जैसा हर वीडियो में हम लोग बात करते हैं, वो सब तो आपको अप्लाई करना ही है। ये समझने के बाद फिर आप रेट की बात करिए, पहली पॉइंट। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही कि व्हाट एक्सटेंट तक हम निगोशिएट कर सकते हैं, पहली चीज़, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इतना % या इतने लाख जो है आप निगोशिएट कर सकते हैं 2 BHK 3 BHK में, क्योंकि बिल्डर टू बिल्डर ये वेरी करता है। मार्केट में बहुत से बिल्डर हैं जो नॉन निगोशिएबल पॉलिसी पे चलते हैं, यानी कि उनका जो कोटेड प्राइस है वो ऑलरेडी कम्पिटिटिव प्राइस होता है। उसी के एवज में अगर आप देखें जो दूसरे बिल्डर हैं वो प्राइसेस को थोड़ा सा हायर साइड रखते हैं, यानी कि वो स्कोप ऑफ निगोशिएशन रखते हैं। तो जो हायर साइड में रख रहे हैं वहाँ पे स्कोप होगा, जो नॉन निगोशिएबल पॉलिसी में है वो निगोशिएट करेंगे ही नहीं। 1-2 सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अभी मान लीजिए उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च ही किया है, आपने 50% पेमेंट, आप 50% पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो एक उस बेस पे वो कर सकता है निगोशिएशन, क्योंकि जो पैसा उनको साल 1.5 साल बाद मिलता आज वो दे रहे हैं आप, तो उसका वो बेनिफिट आपको पास ऑन कर सकता है। या फिर आप 100% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में भी हो सकता है। दूसरी तरह की, जहाँ पे हायर प्राइसेस कोट किए गए हैं वहाँ पे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 80 लाख की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आप 5 से 7% का निगोशिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर आप समझेंगे कैसे कि कहाँ पे नॉन निगोशिएबल है, कहाँ पे ये हायर प्राइस पे कोट किया जा रहा है, कितने। अब आप हर प्रोजेक्ट पे तो विजिट नहीं कर सकते हैं, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में बहुत से अच्छे ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर देंगे कहाँ पे नॉन निगोशिएबल पॉलिसी यूज़ हो रही है, कहाँ पे जो है फिक्स प्राइसिंग है। या फिर आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, जहाँ पे आपको हमारी ग्राउंड सपोर्ट टीम अच्छे से हेल्प भी कर पाएगी। आगे चलते हैं। हर्षदीप सैनी जी हैं, ये पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू द सौदागर टीम फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू हर्षदीप जी, आप
लगातार ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें हमें। नाउ माय क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोजेक्ट गंगा न्यू टाउन विच इज इन धानोरी। इज द प्रोजेक्ट ऑन हॉल्ट बिकॉज आई विजिटेड साइट 3 times एंड देयर इज नो मूवमेंट और वर्क प्रोग्रेस सीन। पहले तो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब अगर आप देखें तो गंगा न्यू टाउन धानोरी में आता है और ये प्रोजेक्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ 2014 के आसपास। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब प्री लॉन्च जैसी भी चीज़ें होती थी। उस समय ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा मिला था क्योंकि रेट कम थे और जो गंगा न्यू टाउन था एक तरीके से वो बॉर्डर पे था कॉरपोरेशन के, यानी कि वो धानोरी लोकेशन में आता था। और उसके बाद जो पोरवाल वगैरह रोड है वो सब ग्राम पंचायत में आता था। तो उनके पास एक सबसे बड़ा यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि हमारा प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिट में है, आपको रोड कनेक्टिविटी, वाटर, गार्बेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये सब अच्छी तरीके से मिलेगा। यानी कि जो आपको बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो आसानी से मुहैया करा दी जाएंगी। लेकिन अगर आप पोरवाल रोड में लेंगे या लोगांव में लेंगे तो आपको वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि वो कॉरपोरेशन में नहीं है। तो एक ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन जो कि काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट कर देता था दोनों लोकेशन में, यानी कि धानोरी और लोगांव में, इस वजह से वो आसानी से बेच पाते थे। पर जब से यानी कि 2017 से जब लोगांव कॉरपोरेशन लिमिट में सम्मिलित हो गया उसके बाद से उनके पास ये यूएसपी हट गई, क्योंकि जो चीज़ ये अपने लोकेशन में बोल रहे हैं वही चीज़ पोरवाल रोड में भी अप्लाई होती है और वही लोगांव के गांवठान सर्कल तक अप्लाई होती है। तो अब आपके पास वैसा कुछ मैजिक छड़ी नहीं रहा जिससे आप उसे बेच पाएँ। तो सीधी सी बात है, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, सेलिंग ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड कितना है, आप कितना बेच पा रहे हैं और किस तरीके से आप उसको ल्यूक्रेट कर, कस्टमर कितने आपके यहाँ आ रहे हैं और आप कितने समय में पिछला सेगमेंट डिलीवर कर चुके हैं, इस पर निर्भर करता है। तो ये मार्केट कम्पिटिटिव होने के नाते तमाम प्रोजेक्ट्स पोरवाल रोड उसके आसपास आए हैं जहाँ पे उस प्रॉपर्टी से कम रेट में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यही कारण है कि वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं काफ़ी डिले हुआ है क्योंकि उनके पास लैंड पार्सल काफ़ी ज़्यादा था, पर जिस हिसाब से उन्होंने रोड मैप तैयार किया था, ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उस हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो आपका गोल क्या है, आप क्यों लेना चाहते हैं, आप रहने के लिए देख रहे हैं या फिर आप निवेश कर रहे हैं, इसके लिए आप हमसे मिल के या फिर दिए हुए नंबर पर कॉल करके विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ यू सी महालुंगे लोकेशन इन कमिंग 3 to 5 years। देखिए जो महालुंगे लोकेशन है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो प्रेजेंट की गई है वो हाईटेक सिटी की बात की गई है। और जब तक हाईटेक सिटी बनता नहीं है तब तक उस लोकेशन को बहुत ज़्यादा पुश नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लोकेशन में वही लोग खरीद रहे हैं जिनके पास बजट नहीं है प्राइम लोकेशन में लेने के लिए। यानी कि आप ये समझिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहाँ पे आएगी, अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आसपास में आईटी कंपनीज हैं। क्योंकि सीधी सी बात है जो मेजर डेवलपमेंट रियल एस्टेट का चल रहा है वो सीधा सीधा आईटी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है। तो आईटी कंपनीज जहाँ पे हैं, जहाँ पे सेंट्रलाइज हैं, उस परिधि में जितने नज़दीक आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। और उसके नज़दीक रहते हुए कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं और क्या चीज़ आपको मिल रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करता है आपके आरओआई और टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना पैसा मिलेगा। तो अब वो लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि अगर आपके पास 1-2 इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने किया हुआ है अदर लोकेशन पे तो आप बिल्कुल, अगर आपको कुछ कट टू कट डील मिल रही तो आप लेके छोड़ सकते हैं। आपको लोन नहीं लेना है या कम लोन लेना है तो भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यदि आप एंड यूज़र हैं तो आपके पास और भी तमाम ऑप्शंस हैं जो शायद हाईवे से लग के हैं या आईटी पार्क के आसपास में 1 लाख 2 लाख 5 लाख का फ़र्क है, तो उस पर भी आप रिकन्सिडर कर सकते हैं। क्योंकि अभी उस लोकेशन को डेवलप होने में समय लगेगा, क्योंकि हाईटेक सिटी की जो बात की जा रही है उसका अभी नामो निशान नहीं है, यानी कि धरातल पे अभी तक वो नहीं उतर पाया है। तो ये मैंने आपको ओपनली इसके बारे में बता दिया है। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं फिर से कहूँगा, डायरेक्ट लिंक है व्हाट्सएप का, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं, स्वाति सतापथी जी हैं, शायद अगर मैं सरनेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ करिएगा। इनका सवाल है व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर प्राइड वर्ड सिटी कंसिडरिंग नो आईटी प्रोजेक्ट नियर बाई। देखिए प्राइड वर्ड सिटी क्या है, एक तरीके से काफ़ी बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट है प्राइड का, अरविंद जैन का। 400 एकड़ का पूरा मेगा टाउनशिप इसे प्रोजेक्ट किया गया था 2014 में।
और तब से लेकर एक तरीके से काफ़ी तेज़ी से इन्होंने 2016 तक सेल किया, पर रेरा के आ जाने के बाद जिस तरीके से अप्रोच वगैरह था, इनका सेल धीरे धीरे ड्रॉप होता गया और डिमोनेटाइजेशन वगैरह के बाद तो काफ़ी स्लो हो गया। अब उस लोकेशन का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो पीसीएमसी में आता है, ना कि पीएमसी में। तो जहाँ से आपका कॉलेज है, डीवाई पाटिल नॉलेज सिटी है, वहीं से चरोली स्टार्ट हो जाता है और चरोली पीसीएमसी का हिस्सा है। तो अच्छी बात ये जो हमने वहाँ पे विज़िट करके पाया कि वहाँ पे रोड डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। जो कुछ हिस्से बताए जा रहे हैं वो रिंग रोड के भी बताए जा रहे हैं, वहाँ पे भी 4 लेन प्रॉपर डिवाइडर के साथ रोड का काम चालू है। तो ये हो सकता है कि आने वाले 3 से 5 सालों में वहाँ पे कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जाएँ, क्योंकि अगर उस रोड को आप दिघी, आलंदी या विश्रांतवाड़ी वाले रोड से कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे एक पैरेलली नया कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगा। लोगों को पोरवाल रोड से होते हुए जकात नाका और फिर धानोरी विश्रांतवाड़ी रोड तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका पूरा एक डिटेल वीडियो ला रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। ऑन ग्राउंड हमारा कैमरा जाएगा, ग्राउंड जीरो पे वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या रोड मैप है, ये सब कुछ आपके सामने हम लोग लाने वाले हैं। जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कौन सी वीडियो में कितनी इन्फॉर्मेशन आएगी ये शायद हम पहले भले नहीं बता पा रहे, लेकिन आप देखेंगे तो हो सकता है आपसे जुड़ी जो आपको जानकारी चाहिए उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको उसमें मिलती रहेंगी। तो वहां पे चल के हम आपको दिखाएंगे जो बातें हम लोग आपसे यहाँ पे कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं समराइज करूं आपके सवाल का, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको लेना है, आपकी एज ग्रुप जो है 32 से 40 साल के अंदर है, तो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट पे आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको तुरंत रहना है, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे आपके मेडिकल और बाकी चीज़ें तुरंत चाहिए, तो फिर शायद आपको उस प्रोजेक्ट को अभी इग्नोर करना चाहिए। मुकेश प्रजापति जी हैं, व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन विच प्रोवाइड्स प्लॉट इन गेटेड कम्युनिटी, आर दे एनी गुड? देखिए मुकेश जी, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लॉटिंग की आप बात कर रहे हैं इसमें भी दो हैं। कई लोगों का जो है वो सेती नाविकास जोन में जो प्लॉटिंग की गई है वो भी इस तरीके से प्लॉटिंग की गई है कि वहाँ पे आपको गेटेड कम्युनिटी तो दिखती है, पर वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़े भी गए हैं तो बहुत कम मात्रा में। और ये भी नहीं डिफाइन होता है कि लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि वो मार्जिन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरीके से पूरा ब्लॉक तैयार हो जाता है, किसी का 2 माले का कंस्ट्रक्शन, किसी का 4 माले का है, अनइवन है, कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, कोई रोड में चढ़ के बना रहा है, तो वहाँ पे पानी क्या होगा और आपका सीवर लाइन, ये सब चीज़ें कैसी होंगी वो किसी को कुछ पता नहीं रहता, वो सब कुछ राम भरोसे चलता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, ऑर्गेनाइज्ड आप बात करिए, रेरा रजिस्टर्ड की बात करिए, तो वहाँ पे एक फ़ायदा तो है कि आप वहाँ लोन ले पाते हैं, सैंक्शनड है, वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एमिनिटीज़ भी ठीक ठाक आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। पर वहाँ पे भी एक समस्या है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं डिफाइन किया जाता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस समय किया जाएगा। यानी कि आज आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपके एग्रीमेंट में ये नहीं मेंशन है कि 5 साल में वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, आप तैयार कर दीजिए, या 3 साल में तैयार कर दीजिए। तो जितना लंबा समय खींचेगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, यानी कि वहाँ ऑक्यूपेंसी लेवल कम होगा। अगर ऑक्यूपेंसी कम लोगों की हुई है, मान लीजिए 10 से 20% लोगों ने ही शुरू के 2-3 सालों में वहाँ पे मकान बनाया, तो आपका जो मेंटेनेंस है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए भी 10 से 20% ही लोग हैं, क्योंकि जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया नहीं वो मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो अब आप उस, मान लीजिए आपको सिक्योरिटी गार्ड्स रखने हैं, पानी है, क्लीनिंग है, गार्बेज है, ये सब आप कैसे करेंगे? इतने लिमिटेड नंबर में आप उतना पैसा जुटा पाएंगे? ये एक सवाल पैदा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, साउंड पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, रोड भी खराब होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सारी चीज़ें समस्या पैदा करती हैं। अगर आप प्लॉट देख रहे हैं अपने खुद के रहने के लिए, बनाने के लिए, तो फिर ऐसी जगह लीजिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया हो, यानी कि किसी टाउनशिप में हो। पैसा वहाँ ज़्यादा लगेगा लेकिन सेफ रहेगा आपका, आप अपने हिसाब से इंटरनल कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे और ठीक तरीके से रहेंगे। दूसरा, अगर आप निवेश के लिए देख रहे हैं तो मैं ये सलाह दूंगा, अगर आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन अच्छा है, थोड़ा बहुत कम भी पड़ रहा तो आप पर्सनल लोन लीजिए, सेती नाविकास जोन में लीजिए, पर 10 गुंठे से ज़्यादा लीजिए, जिससे आपका 7-12 हो जाए। लीगली आपका वो ओन लैंड होगा, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन मत करिए, या फिर फार्म हाउस जो एनए होता आप उसे करा के वहाँ पे 2 से 3 हज़ार की एफएसआई यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन टू लोकेशन, वहाँ पे फार्म हाउस एनए में कितना एफएसआई आपको मिल रहा है।
तो उससे फ़ायदा क्या होगा, कल को जब वो आर जोन में आएगा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। या फिर अगर आपको खुद बना के रहना और आपका बजट भी कम है, तो एक बार पहले आप देख लीजिए जो डेवलपर आपको हैंडओवर कर रहा है सैंक्शन स्कीम, उसके बाकी स्कीम पे क्या हालत है, कितने % लोग बना के रह रहे हैं, क्या हालत है रोड की, क्या हालत है अम्यूनिटीज़ की, क्योंकि आपके बच्चे भी वहीं रहेंगे, कितनी दूर है स्कूल, हॉस्पिटल कितनी दूर है, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। क्योंकि अभी तो आपको अच्छा लग रहा है आपका ज़मीन, आपका छत, सब कुछ, लेकिन कल को जब आपको वहाँ रहना होगा तो समझना है। सेकेंड होम कंसेप्ट है तो बिल्कुल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी कभी जाएंगे तो एंजॉय ही करेंगे, लगातार रहेंगे तो समस्याओं को भी लगातार अपने साथ आप पाल के रखेंगे, मान के चलिए। आगे चलते हैं, वैभव रक्षे जी हैं, इन्होंने सवाल किया है। वैभव रक्षे जी ने पहले भी कई सवाल किए हैं, शायद नाम याद आ रहा है इनका। हाउ डू यू इवेल्युएट फ्यूचर वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ वॉकड़ वर्सेस बानेर एनेक्स? बानेर एरिया एक्सटेंडिंग टू लेफ्ट ऑफ मुंबई बैंगलोर हाईवे up to Susmaharunge Road. Would it turn out to be better investment than Wakad in next 5 to 7 years due to proximity to Baner commercial project? Price for both areas today is about same. देखिए, अगर आप वाकड़ को ढंग से समझें तो वाकड़ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन से भर चुका है। कहीं ना कहीं अब वहाँ पे जो डेवलपमेंट आ रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे सब के सब ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है वाकड़ के लिए। वाकड़ का दायरा ऑलरेडी बढ़ के पूरी तरीके से लगभग 80% पूरा वाकड़ अगर आप बात करिए तो डेवलप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आप समझ पा रहे हैं वही मैं कहूँगा कि वहाँ पे स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन थोड़ा सा कम है। जबकि अगर आप बानेर एनेक्स की बात करिए तो वहाँ पे एक तो IT कंपनी का ट्रैक्शन, दूसरा जो आपका हाईवे है वहाँ से प्रॉक्सिमिटी नज़दीक होने से वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पे आपको ROI अच्छा मिल सकता है, रहने के लिहाज से भी अच्छा है क्योंकि हाईवे नज़दीक है, आपको कहीं बाहर जाना है या तो सिटी के अंदर आना है तो आप आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। पर निवेश करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें बिल्डर कैसा है, कैसा उसने डिलीवर किया है, क्या प्राइस में आप क्या खरीद रहे हैं, आपको क्या चाहिए। ये सारी चीज़ें तफसील करने के बाद आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ऐसे ही तमाम सवाल जो आप लोग लगातार कर रहे हैं हम अपने अलग अलग सवाल जवाब सीरीज़ में लेते रहेंगे, एपिसोड में कवर करते रहेंगे। और जो कुछ ऐसे सवाल आपके आते हैं जिन्हें हमें पूरा वीडियो बनाना पड़े, उस पर हम लोग पूरा वीडियो भी बना के आपके सामने आते रहेंगे। लगातार सौदागर से जुड़े रहिए। यदि आपने सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।